नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। गुजरात में मोदी के घर में कांग्रेस का अधिवेशन, 1700 से ज्यादा सिपह सालार सिपाही कांग्रेसी वहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी मोदी को घर बिठाने का, हराने का जब प्लान बना रहे थे, उसी वक्त शशि थरूर साहब, जिनकी अंग्रेजी तो बहुत ही चर्चित है और फोटोग्राफ भी बहुत चर्चित रहते हैं, ये टैरिफ का ज्ञान लेकर के आ गए। राहुल बना रहे थे मोदी को हराने का प्लान, ये लेकर के आ गए टैरिफ का ज्ञान। लेकिन उसी दौरान 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर सौंपी है कांग्रेस की कमान, उन्होंने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, वो भी मंच से किया है। बहुत दिनों से तमाम राजनीतिक जानकार और खासकर एक्टिविस्ट ये कहते थे कि अब इस देश के संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो सब के सब मोदी की मुट्ठी में कैद है। जब तक इस देश की जनता कोई आंदोलन नहीं करेगी, सड़कों पर जब तक आंदोलन नहीं होगा, जैसे अंग्रेजों से लड़ा गया था वैसे नहीं लड़ा जाएगा, तब तक मोदी को घर बिठाना आसान नहीं है। और आसान तो छोड़िए, कुछ तो कहते थे मुमकिन नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलेआम ऐलान कर दिया और इस देश में जो चुनावी मशीन है उसे फ्रॉड करार दिया है। फ्रॉड। अब अगर इस देश की चुनावी पद्धति, जो चुनावी मशीन है, वो फ्रॉड है, तो दो चुनौती है मोदी जी के सामने। या तो भाई आप खड़गे साहब को जेल में डाल दो। अगर आपके पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मशीन है, उसका आधार है, कुंजी है, अगर वो फ्रॉड है, तो या तो आप उसको बदलो, और अगर झूठ बोल रहे हैं खड़गे साहब तो उनको जेल में डालो। और अगर खड़गे साहब का यह ऐलान कर गया काम, तो फिर हो जाएगा इस फासिस्ट व्यवस्था में बैठे लोगों का काम तमाम। मतलब घर बैठा जाए पड़ेगा। भाव को जोड़िए चर्चा में, फटाफट जोड़िए, लाइए। स्वागत है भाव आपका। जिस व्यवस्था को मोदी जी बताते हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, उसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए मोदी जी के ही घर में एक प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले मैं आज बिना इंट्रोड्यूस किए अपनी बातों से सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे का एक क्लिप है, उसी से इस चर्चा को इंट्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोल रूम सुनाइए, खड़गे साहब को सुनाइए। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। ईवीएम नको। ये आज 82 साल के खड़गे में 22 साल का नौजवान दिख रहा है भाव। ये ऐलान अगर ये तो पहुंच गया नौजवानों तक। आज मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि गांधी टोपी फिर से कांग्रेस के मंच पे आ गई। मुझे याद है कि राजीव गांधी के समय जो भी अधिवेशन हमने अटेंड किए थे, तब हम रिपोर्टिंग में हुआ करते थे, फील्ड रिपोर्टिंग। तो हमने देखा कि राजीव गांधी बाकायदा गांधी टोपी पहन के आते थे और पूरा मंच गांधी टोपियों से सजा हुआ होता था। क्या तो अर्जुन सिंह, क्या तो केसरी चाचा, सभी गांधी टोपी पहन के, चाचा तो हमेशा ही पहनते थे।
लेकिन बहुत दिनों के बाद गांधी टोपी फिर दिखी, बहुत अच्छा लगा। ये आप कह रहे हो कि मोदी जी के घर पे ऐलान कर दिए, क्यों हम गुजरात को मोदी जी का कहें? गुजरात तो विरासत, गुजरात जाना जाता है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। क्या कहें, ये देश महात्मा गांधी से जाना चाहिए, ना कि दाऊद इब्राहिम से। तो गुजरात में महात्मा गांधी गुजरात ने दिए, गुजरात ने पटेल दिए, और इन दोनों का कद, मतलब इन दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती वर्तमान के नेतृत्व के साथ। किसी भी राजनीतिक दल में वो नेतृत्व ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है जो उनके चरणों की धूल साबित हो जाए। वो एक पीढ़ी थी, वो एक संघर्ष था, वो एक जज्बा था। आज के डेट में स्वार्थ से ज्यादा कुछ छलावा नहीं है। हाँ, लेकिन खरगे जी ने जिस ताकत के साथ बोला, और जब आदमी इमोशनल होता है तो अपनी मातृभाषा पे आ जाता है। तो ईवीएम नको मराठी बोला उन्होंने। वो बेसिकली उस कर्नाटक के उस एरिया से आते जहां मराठी बोली जाती। खरगे साहब कन्नड़ भी बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन मराठी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। एक समय ऐसा भी था लोकसभा में कि सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, ताई, और खरगे साहब राज्यसभा में, और सिंधिया जी ज्योतिरादित्य ये लोकसभा में। तो जब भी पार्टी का कुछ मसला होता था, बड़ा मसला होता था और स्पीकर की मीटिंग होती थी, तो ये दोनों जब ताई के पास जाते थे तो ये सारा संवाद मराठी में ही होता था तीनों का। ये इसीलिए नको शब्द का मतलब ना, नहीं, ईवीएम नको, नहीं चाहिए, उसका नको का मतलब मैं जरा ही करूं। लेकिन ये जो आज उन्होंने चुनावी मशीन पे बोला, जो उन्होंने आज इन तमाम चीजों पे बोला, ये इंडिकेशन है। होता क्या है आशीष, कि लगातार हम लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हालांकि एक विश्लेषक तौर पे मैं हमेशा कहता हूं कि वो प्रदर्शन इतना नहीं था जबरदस्त जितना होना चाहिए था, कि उधार के सिंदूर पे आप जिए हो। ये जो 10 राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वो टोटल मिला के 28-30 सीटें आपने ली है, बाकी सीटें आपको उधार के सिंदूर से मिली है। लेकिन फिर भी एक 100 का आंकड़ा पार कर दिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह आप बना पाए, जो नहीं पिछले 10 साल में आपके पास नहीं थी। तो ऐसे में जब महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, तो एक मायूसी छा गई। ये ऐसे कितने, खासकर महाराष्ट्र में जो नतीजे लोकसभा में थे उसके एकदम विपरीत नतीजे आ गए। तो जब कार्यकर्ता को ये लगता है कि अरे हमको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जब आप चुनावी मशीन की बात करते हैं, या वाकई 100 सीटों पे तो खेल हो ही गया, ये तो वहां के लोकमत अखबार ने पूरा 100 सीटों का ब्यौरा दिया था, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में। तो कम से कम इससे उनको ये लगता है कि हम चुनाव हारे नहीं, हरवाए गए हैं। यदि आमने सामने की लड़ाई होती तो हम अपना खेल कर देते। तो इससे एक बूस्टर डोज मिलता है। दूसरी बात जो बार बार मैं कहता हूं, तब कई लोग, क्योंकि क्या है, दूध का जला जो है ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। कांग्रेस में अब तक इतने अधिवेशन हमने देखे, क्या तो जयपुर अधिवेशन, क्या तो पचमढ़ी का अधिवेशन, और क्या तो पचमढ़ी का करा, ये पचमढ़ी का रिजोल्यूशन और इसका रिजोल्यूशन, अब तो इतने देखे, लेकिन वो सारे अधिवेशनों में बातें बड़ी बड़ी होती है, क्रियान्वयन वो कागज पे ही रह जाता है। क्रियान्वयन आते आते अंतुनी रिपोर्ट आ गई थी, क्या क्या रिपोर्ट नहीं आई, सभी ने रिपोर्ट दी। लेकिन इस बार यदि राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो भी डिसीजन मैं और खड़गे साहब ही ले रहे हैं, और अब जिस हिसाब से संगठन पे तवज्जो दी रही है, मुझे इस अधिवेशन का सबसे बड़ा टेक अवे जो लगता है वो है 2025 को, इस साल को पूरा संगठन के नाम पे घोषित करना। सवाल संगठन बनाने का नहीं है, सवाल संगठन को लगातार नए कार्यक्रम भी देने होंगे, ताकि आपका कार्यकर्ता 24/7 लगातार एक जज्बे से भरता हुआ हर उस अन्याय की लड़ाई के लिए आगे जाएगा, हर उस जगह पे कहेगा कि समाज में ये आप एक मैसेज दीजिए कि हाँ, हम अल्टरनेट बन सकते हैं। आज वो मैसेज ही नहीं दे पाए, अभी तक ये मैसेज ही नहीं देता था। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बीजेपी तो राज करेगी, इसको कोई हरवा ही नहीं पाएगा। कौन है सामने, बताइए पार्टी? आम आदमी। लोग कहते कि आज ठीक है भाई, सरकार बहुत गलत काम कर रही है, लेकिन किसको लाए सरकार में, मुझे बताइए, कौन है सरकार में आने लायक?
ऐसा नहीं, जो आदमी लायक होता है उसको अपना बताना पड़ता है कि मैं उस लायक हूं। पुराने जमाने में, वो पुरानों में भविष्यवाणी और आकाशवाणी होती होगी, आजकल आकाशवाणी नहीं होती। आजकल अपने वाणी से लोगों को बताना पड़ता है कि मैं हूं, आई एम देयर, मैं हूं तुम्हारे साथ। और जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने की, वो गात डाउन द लाइन, बाकी कम से कम दिल्ली में जो बैठते हैं नेता, जो केंद्र में जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स है या सारे ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरीज है, जनरल सेक्रेटरीज है, उन्होंने भी आत्मसात कर ली तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कि गलती मानना और माफी मांगना। गलती माने तो सही, आप गलती माने, शैलजा गलती माने कि मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि मैंने अंबाला कैंट में एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसका डिपॉजिट जब्त हो गया, ये मेरी गलती है, ये मेरे से गलती हो गई। लेकिन गलती मानना ही नहीं, कहना कि हमारे पास तो सर्वे था, सर्वे में तो वो जीत रहा था। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद एक मांग वहां पे ये भी निकली कि भाई ठीकरा एक पे फोड़ने के बजाय सामूहिक निर्णय लिए जाए। अब आशीष, इसमें क्या है, ये शब्दों का जाल है। सामूहिक निर्णय, सामूहिक निर्णय मतलब प्रेसिडेंट भी होगा, जिला अध्यक्ष भी होंगे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी होगा, जो सेक्रेटरी होंगे वो भी होंगे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी भी होगी, ये सब सामूहिक निर्णय लेंगे। लेकिन ये सभी लोग एक ही आदमी ने अपॉइंट किए हैं, तो निर्णय तो एक ही आदमी का होगा। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, किसने किए जिला अध्यक्ष नियुक्त? जिसने किए उसी के जिला अध्यक्ष है। अब वो जिला अध्यक्ष जिसने नियुक्त किया उसके खिलाफ थोड़ी जाएगा, वो तो उसका रबर स्टैंप है। तो निर्णय तो एक सामूहिक निर्णय के मायने हैं, हर जगह सामूहिक निर्णय होना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में सभी पूर्व राज्य के अध्यक्ष जितने भी थे, मुन्ना के समय से, मतलब वृद्धावस्था में जो लोग थे, राज बब्बर एक जमाने में अध्यक्ष रह चुके, वो सलमान खुर्शीद, इन सबको बुला के एक पैनल बनाया गया था। क्या ये नहीं हुआ था? क्या अध्यक्ष की अपनी लिस्ट नहीं थी? नहीं थी। क्या चारों जनरल जॉइंट चारों सेक्रेटरीज की अपनी लिस्ट नहीं थी? सबने मिलके अपना अपना चर्निंग करके लिस्ट दी थी, और इसी को कहते हैं सामूहिक निर्णय। इन्हीं में से समय होना चाहिए था। क्या हुआ? जो बेचारे बुढ़ाऊ आ गए, उन्होंने इतना 2-2 दिन तक एक्सरसाइज की, उनकी लिस्ट कूड़ादान में, अध्यक्ष की लिस्ट कूड़ादान में, 4 सेक्रेटरी जो संदीप सिंह के लोग हैं, उनकी लिस्ट फाइनल हो गई। तो अब उन्हीं पे जवाबदेही होनी चाहिए परफॉर्मेंस की, और जवाबदेही नहीं तो इन चारों सेक्रेटरी को इस्तीफा दे देना चाहिए यदि रिजल्ट नहीं आए तो सामूहिक निर्णय के लिए आपको ऊपर से बदलाव करना बहुत जरूरी, ऊपर से निर्णय करना। आप बताइए 2019 के चुनाव में क्या हुआ आशीष? 2019 के चुनाव में क्या टिकट अकेले राहुल गांधी ने बांटे थे? क्या पार्टी के अध्यक्ष थे? सीडब्ल्यूसी के तमाम लोग थे। और मुझे वो आदमी विजुअल याद है कि जब चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी ने स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हारने की, और सीडब्ल्यूसी में पूरी इतनी हरे रंग की फाइल लेके गए थे हाथ में। उस फाइल में वो पूरा डाटा था, किसने कितने रिकमेंड किया था, कौन सा उम्मीदवार रिकमेंड किया था। उन्हें सीडब्ल्यूसी में ही पूछा, ऐसे कैसे लोग आपने रिकमेंड किए जो डिपॉजिट जब्त हो गए? जवाब दीजिए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कोई माइका लाल नहीं बोला कि ये मैं जवाब दे ही देता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं साहब सीडब्ल्यूसी से, मैंने बहुत बड़ी गलती की। कोई नहीं बोला। फिर राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, ये सोच के कि उनके इस्तीफे के बाद बहुत सारे लोग इस्तीफे देंगे और एक नई टीम गठित होगी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, एक ने इस्तीफा नहीं दिया। रैदर राहुल गांधी की जगह पे कैसे आ जाए, सचिन पायलट से लेके सारे लोग लग गए कि अब राहुल जी की जगह खाली होगी, हम अध्यक्ष बनते। वो मंजर भी देखा हमने। तो ये खुद राहुल गांधी भुगते हुए हैं।
तो जो साफ सफाई है ऊपर से होनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुझे बताइए, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं? पुअर परफॉर्मेंस पे उसको तो राजनीतिक सन्यासी दिलवाना चाहिए, लेकिन फिर उसको अधिकार भी देने चाहिए। जब वाघेला जी अध्यक्ष थे गुजरात में, जिसी गुजरात की बात करते, और मैं एक बार अहमदाबाद गया तो उनके साथ उनके ऑफिस में वही गांधीनगर में मिलने का मुझे मतलब उन्हें पता पड़ गया कि मैं गांधीनगर आ गया, तो उनके पीए का फोन आया कि आप गांधीनगर में हैं, तो बापू पूछ रहे हैं आपको। मैं आ रहा हूँ, मैं बापू से मिलने आ रहा हूं। बापू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं और बापू, उन्हें कहा कि कैसे जीत पाएंगे भाई, मैं अध्यक्ष, सारी सीटें डिक्लेयर होगी दिल्ली से, मुझे पूछा भी नहीं जाएगा और बोला जाएगा इनको जितवाओ। आप चुन चुन के डिपॉजिट जब्त करने वालों को टिकट देते हो। मैं तो जब दिन टिकट अनाउंस होता उसी दिन मैं लिस्ट कर लेता हूं कि ये गया, ये गया, ये डिपॉजिट जब्त, ये डिपॉजिट जब्त। ये तो हम तो आज ही हार गए। यदि अध्यक्ष का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई से नहीं, जनरल सेक्रेटरी का से नहीं, सब कुछ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा या किसी के कहने पे वो करेगा, तो जवाबदेही एक की होनी चाहिए। विसंगतियां कितनी है बताइए ना। पिछली सीडब्ल्यूसी हुई थी, आज चुनावी मशीन पे बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया वैलिड पॉइंट। और बोलने का जज्बा देखिए, आपने सही कहा कि वो इतना इस उम्र में भी एक जवान जैसे ललकार रहे थे कि लोग जवान उठ के हाथ पकड़ेंगे आप और पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। जज्बा देखिए उस आदमी का। लेकिन क्या हुआ, जब हरियाणा के नतीजे आ गए उसके बाद पहली सीडब्ल्यूसी में क्या हुआ, क्या बोले अजय माकन, मशीन का कोई खेल नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। क्यों मशीन को शील्ड कर रहे थे? किसके कहने पे मशीन को शील्ड कर रहे थे? क्या बीजेपी के स्लीपर सेल है क्या? फिर प्रियंका गांधी बुरी तरह से टूट पड़ी कि इतनी मशीन के कंप्लेंट है, हमारे जो लोग है वो झूठ बोलते हैं क्या, लोगों ने इतने सारे प्रूफ दे दिए। तब जाके प्रस्ताव पारित हुआ। उस मीटिंग में यदि प्रियंका जी नहीं बोलती तो शायद ये प्रस्ताव ही नहीं पारित होता। तो ये लोगों को, इन लोगों को चिन्हित करना जरूरी है। एक बार, दो बार, दसों बार ये पकड़े जाते हैं फिर भी चिन्हित नहीं होते। तो आज का मतलब, मैंने तो कहा कि गुजरात में ये अधिवेशन छोड़िए, गुजरात में राहुल गांधी का पहला वक्तव्य कि स्लीपर सेल को बाहर निकालना होगा। उसके बाद से लगातार आप घटनाक्रम देखिएगा कांग्रेस में लगातार एग्रेशन चल रहा है। जैसे राहुल गांधी ने सिर्फ स्लीपर सेल की बात की तो गली कूचे का कार्यकर्ता उठ के घर के बाहर निकल के आया कि उसको लगा कि अब ये जो एजेंट है दूसरे राजनीतिक दलों के, ये बाहर जाएंगे, अब मेरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। गांव गांव से कार्यकर्ता उत्साहित हुआ उनके एक कहने से। उसके बाद बिहार, लेकिन फिर क्या हुआ, उस उत्साह से जो कार्यकर्ता घर से बाहर निकला, अब मेरी पार्टी को अमृत मिल गया है, संजीवनी मिल गई है। वहां यूपी में ऐसे अध्यक्ष घोषित हो गए कि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी को कार से निकलना मुश्किल कर दिया। ये हमने देखे वीडियो। क्यों लोग उस रास्ते पे उतरे? नहीं तो उस यूपी में आप किसी को भी अध्यक्ष बोलो, दो आदमी ना नमस्ते करने वाले मिलते ना गाली देने वाले मिलते। ये विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि उनके जज्बात को जगाया था राहुल गांधी के उस भाषण कि अब स्लीपर सेल चले जाएंगे। लिस्ट स्लीपर सेल की आ गई तो विरोध करने आए, तो कम से कम विरोध करने, कांग्रेस में विरोध करने के लिए भी तो लोग आना, यही बड़ी मुश्किल, बड़ी बात है। मैं उसको भी पॉजिटिवली लेता हूं कि यूपी में अध्यक्ष बनने के लिए लोग तैयार है, ये पॉजिटिव है। यूपी में गलत अध्यक्ष बनने के लिए कार्यकर्ता रास्ते पे है, ये पॉजिटिव है। ये बता देता है कि पार्टी में जिंदगी वापस आ रही है, जान वापस आ रही है। नहीं तो पार्टी मरना सत्य स्थिति में थी, किसी को भी अध्यक्ष बना दो। अरे राज्य का अध्यक्ष किसी को बना दो, 15 दिन तक तो पता ही नहीं पड़ता कौन बना। लोग बोलते हैं कोई बन गया है, तो क्या है, कुछ दिन वो भी रहेगा, बाकी लोगों ने क्या कर लिया जो ये कर लेगा। भाऊ अपने स्वागत के लिए खुद ही गाड़ियों की व्यवस्था करवाता था फिर कि चलो 20 गाड़ी लाओ, मेरा स्वागत कर लो।
20 गाड़ी हाँ, किराया ले लो, मेरा स्वागत करो। खुद ही अपनी स्वागत की तैयारियों में लगता था जो चुना उस जाता था। प्रदेश में यदि गलत आदमी लगने पे लोग प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, जनरल सेक्रेटरी की गाड़ी को, और वो प्रदर्शन देखा हमने, बहुत एग्रेसिव प्रदर्शन था, उग्र हाँ। हो रहा था। तो इसके मायने हैं कि लोगों के जज्बात जगे, कांग्रेसियों के। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जगाना जरूरी। अब क्या है, राहुल गांधी ने कांग्रेस के जज्बात तो जगा दिए। हम्म, वो होता है ना कि आपने एपेटाइजर तो दे दिया, हम्म, अब लगी भूख हम्म, और थाली आ नहीं रही है तो लोग पगला गए, भूख लग गई इसलिए चिल्ला रहे थाली लाओ, थाली लाओ। आज बिहार में देखो, बिहार में एक पॉजिटिव है हम्म, भाई, चलो कन्हैया कैसा भी हो, लेकिन उसकी पदयात्रा में राहुल गांधी का स्वयं जाना हम्म, एक बूस्टर डोज है। हम्म, कार्यकर्ता को लगता है कि अब जिला अध्यक्षों की मीटिंग में कितने लोग बोले, हम्म, कितने लोग बोले, जितने भी बोला उनमें से कोई ऐसा नहीं बोला कि भाई साहब बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। मतलब हाँ, हम तो अभिभूत है, किसी ने, सबने कहा कि नेता सुनते नहीं है, दिल्ली के लोग पागल हो गए, अरोगंट हो गए, सबने कहा। हालांकि जो राजस्थान के जो नेता थे, क्या नाम है, मैं भूल गया जिले अध्यक्ष का नाम, आपको याद हाँ, होगा तो देखिए। हाँ, जो उसमें से जिसने बोला, उसी के जिले से मुझे 4-5 एसएमएस आ गए कि साहब ये खुद भी फोन नहीं उठाते, क्या कहें इनकी भी, ये भी बड़े हो गए हैं। तब ये ऊपर से नीचे तक लगा हुआ कीड़ा है और एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि हमारे फोन पे भी नजर होती है सभी की, आप तो जानते हैं, आपके भी फोन पे, मेरे भी फोन पे। तो एक बहुत बड़े पत्रकार है जिनके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि तुम भी उसी कैटेगरी में आ गए हो अशोक, तुम भी फोन नहीं उठाते हो। मैं किसी और कारण से फोन नहीं उठाता था कि कहीं मेरे चक्कर में वो परेशान ना हो, तो मैंने कहा कि मैं किसी और के फोन से बात करूंगा। लेकिन ये देखिए, इसका जब हम बोलते हैं तो लोग पकड़ते हैं उसको। हाँ, तो कुल मिला के ये जो खड़गे जी का भाषण था, ये एक बूस्टर डोज है। और बार बार जो लोग, सामान्य लोग भी यही कह रहे हैं। आज मैं देखिए, आज मैं पुणे में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में। मैं जब एयरपोर्ट पे निकला तो वहां मुझे कुछ कांग्रेसी मिले सुबह सुबह, जब फ्लाइट से उतरा तो वो भी कह रहे थे कि, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो अहमदाबाद में होगा वो उतरेगा जमीन, बस उतर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। असली सवाल यही है। हर आदमी चाहता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो यथार्थ के धरातल पे उतरे। अब उसको उतारना ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम। हम्म, राहुल गांधी नेता है, राहुल गांधी हर जिले में जाके मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा संगठन का ढांचा है। हम्म, उन्हें ये करना होगा कि हर जिले में जो राहुल गांधी ने बोला वो कार्यक्रम पहुंचते नहीं पहुंचते, हर जिले में काम होते ना होते। सिर्फ कार्यक्रम देने की बात नहीं हो, नहीं तो फिर क्या होगा, बोलना तो बहुत हो जाता है। हमारे अविनाश पांडे जी भी बहुत बोलते हैं, हम्म, लेकिन चुनाव के समय हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे और कार्यकर्ताओं से बात भी नहीं कर रहे थे। हम्म, सब उन्हीं के 80 सीट कार्यकर्ता घूम। आके उन्हीं के कार्यकर्ता आके हमको बोल के गए। हाँ, अभी तक हमने कभी अविनाश पांडे के बारे में ये बोला नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब लोग कहते हैं और जब बताते हैं, और बोलने वालों के आंखों में पानी था, तो उसके इमोशंस दिखते थे। कोई खबर प्लान करने नहीं आया था, हाँ, बोल रहे थे भाई साहब बहुत, हम यूपी से क्या बताएं भाई साहब, मतलब हम आगरा, हम वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, हमको मिले भी नहीं, बस आए और चले गए, बताइए मुझे उनका क्या गरज थी उनको अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमने की, उनको तो हमको कार्यकर्ताओं से। और सही बात है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को तो, या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को तो कार्यकर्ताओं के बीच में होना चाहिए। इज नॉट अ स्टार, स्टार प्रचारक कोई राहुल गांधी सबको मिले बगैर चले जाए तो समझ में आता है कि भैया 25 कॉन्स्टिट्यूंसी घूमना है भाई, हर जगह हर कार्यकर्ताओं की मीटिंग 2-2 घंटे लगेगी, रही तो कैसा रहेंगी। लेकिन आपने कभी बीजेपी के इसमें देखिए, आज बीजेपी की तारीफ नहीं करते, लेकिन संगठन जिस हिसाब से बीजेपी चलाती है, बाकी सब आप उसकी छोड़ दीजिए, चुनाव कैसे जीतते हैं, क्या करते हैं, लेकिन संगठन के रूप में यदि देखा जाए तो आपने बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज या जो राज्य का इंचार्ज है, कभी आपने उसको स्टेज पे भाषण देते हुए नहीं देखा होगा। तो अपने काम में रहता है। वो अपने काम में लगा रहता है, वो स्टेज पे जाता भी नहीं। प्रधानमंत्री भी आए तो वो स्टेज पे नहीं रहता है। वो प्रधानमंत्री की रैली खत्म हो जाती है, वो अगले रैली की जगह पे होता है कि अगली रैली में व्यवस्था है कि नहीं।
प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हो तीसरी जगह पे चला जाता है आगे की रैली की व्यवस्था करने। आप बताइए ना, अभी मुझे मतलब उदय सामंत ने किस्सा सुनाया, जो अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, वो तो बीजेपी के नहीं है, लेकिन नारायण राणे वहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनको, और उदय सामंत वही के, तो उनको फोन गया उदय सामंत को देवेंद्र फडणवीस का कि मेरी लगातार सभाएं लग रही है और अमित जी आ रहे हैं, तो ये रत्नागिरी की सभा अमित जी की तुम करवाना, क्योंकि मैं मेरी सभा नहीं छोड़ सकता। ये होता है संगठन का ढांचा, कि अपने मित्र पक्ष के लोगों को भी आपने इन्वॉल्व कर दिया कि आप जरा इधर। और उन्होंने कहा कि मैंने अमित जी को रिसीव करके अमित जी की सभा करवाई। लेकिन कांग्रेस में क्या होता है, पूरी की पूरी फौज स्टेज पे राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी चले गए पीछे सपाट, कोई नहीं सब। फिर हाँ, राहुल गांधी नहीं पूछना चाहिए आप इतने लोग क्या कर रहे हो स्टेज पे भाई, राज्य के अध्यक्ष तुम्हारा जरूरी है मेरे साथ रहना, चुनाव का मामला है, तुम 4 जिले तुम देखते, 4 जिले मैं हूं ना अकेला, मुझे डर नहीं लगता। साथ में जिलाध्यक्ष हो जिले का, आसपास के 2-4 कैंडिडेट, सारे जो कैंडिडेट जिनकी जो एरिया है वो कैंडिडेट रहे, मैं भाषण देता हूँ चला जाता हूँ। नहीं आप देखेंगे सारी के सारा कुनबा वहां इकट्ठा हो जाता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम राहुल गांधी के साथ हैं। सवाई चुनाव दिखाने की बात नहीं है, चुनाव लड़ने की बात होती है। अभी और यही कारण है कि कांग्रेस सब कुछ ठीक होने की वजह से बाद में लगातार चुनाव क्यों हार रही है। कांग्रेस की प्लानिंग में कोई गड़बड़ नहीं। ये अधिवेशन सुनने के बाद, पूरा गुजरात का 2 दिन का अहमदाबाद का अधिवेशन सुनने के बाद तो आपको लगेगा कि 2029 में बस कांग्रेस ही आ रही है, लेकिन जो बोला वो यथार्थ के धरातल पे उतरना चाहिए, जमीनी हकीकत बनना चाहिए। जिन 700 लोगों को आपने बताया, जो आपने डेलीगेट बनाए, जो वहां पे एआईसीसी मेंबर गए हैं सारे, उन एआईसीसी मेंबर का स्क्रूटिनी करनी चाहिए राहुल गांधी। कितने हैं टोटल? 1400-1500 है। 1500 स्क्रूटिनी करने में आपको समझ में आ गया कि 1500 में कितने दिल्ली में रहते हैं। नहीं, 1500 तो दूर की बात है भाऊ। अब थोड़ा इस 2 दिन पे 8 और 9 पर थोड़ा फैक्चुअल और चीजें मैं ले आऊं चर्चा में। 1500 तो दूर की बात है। कल 8 अप्रैल को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, सीडब्ल्यूसी में 35 लोग नहीं पहुंचे। 256 का इन्विटेशन, 250 से ज्यादा का इन्विटेशन था, 293 का था, 258 पहुंचे, 35 नहीं पहुंचे। अब ये सब बड़ी बात है। कई लोगों ने, हमने कल इस विषय पर चर्चा की सामने, लेकिन उसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है, लेकिन प्रियंका के बारे में खबर आई, जो है हमारे ही साथी हेमंत भाई ने बताया कि वो शायद उनके ससुराल में कोई शादी वगैरह थी। तो मेरा तो उस पर भी एतराज था। मोदी जी बुला ले किसी को, मोदी जी बुला ले, जिसकी शादी होगी दूल्हा अपनी शादी कैंसिल कर देगा कि भाई साहब हम आगे अपना कुंडली सुधरवा लेंगे, मुहूर्त दुरुस्त करवा लेंगे, अभी शादी कर लेंगे तो हमारा आगे पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। अब पहले मोदी जी के पास जाएंगे, शादी उदी करना हो तो बाद में करिएगा। प्रियंका नहीं थी, प्रियंका के ऊपर पूरे चुनाव की कमान देने की, प्रियंका गांधी के कंधे पर हम एक ऐसा बनाएंगे कमेटी की जो हाई पावर कमेटी होगी, प्रियंका संभालेंगी। अब मान लिया हाई पावर कमेटी में चुनाव होना है किसी राज्य में, उसी में शादी हो गई तो प्रियंका गांधी शादी में चली जाएंगी। 35 वो लोग जहां पर स्पेशल इनविटेशन दे करके आप राजीव शुक्ला जैसे लोगों को सीडब्ल्यूसी में रख रहे हो, वो 35 कौन थे जिनके पास यही नहीं फुर्सत है? आप वो प्लानिंग कर रहे हो कि हम मोदी को और संघ को, इन दोनों सांप्रदायिक विचारधाराओं को हम उखाड़ फेंकेंगे। वो कौन से ऐसे 35 लोग थे जिनको घर में से निकलने की फुर्सत नहीं थी? या तो वो ऐसे 35 थे जिनकी स्थिति नहीं आने की। ये भी हो सकता है कि आपका नकारापन हो कि लोग बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, उनको भी आप रखे हो सीडब्ल्यूसी में, वो बेचारे उठ भी नहीं बिल्कुल पा रहे। हो सकता है। क्यों रखे हो? उन 35 की स्क्रूटिनी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने शादी की बात कही, मैं थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा हट के बात करता हूँ। एक तानाजी करके फिल्म आई है हिंदी, अजय देवगन ने तानाजी मालुसरे का रोल किया है।
बहुत बड़े मराठा वॉरियर हैं, रहे हैं। उनके घर में अपने बेटी की शादी है, और शादी का न्योता देने छत्रपति शिवाजी महाराज के घर गए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को वो बचपन से जानते थे, दोस्ताना संबंध था, और उनके सुबेदार थे, सरदार थे। जब गए तो उनको थोड़ी चेहरे पे चिंता दिखी, तो उन्हें बोला क्या हुआ। वो वहां मंत्रणा चल रही थी कि ये कोंढाणा जो किला है वो हस्तक वो लेना है किसी भी हालत में अपने पास, क्योंकि कोंढाणा ऐसे मुगल का एक आदमी बिठा के रखा था मुगलों ने, राजपूत, कि वो तकलीफ हो जाता आगे पीछे, और कोंढाणा पे ऐसी तोप आ गई थी जिसके रेंज में रायगढ़ आ गया था। तो जब तानाजी को समझ में आ गया, तानाजी ने कहा कि अरे मेरा एरिया है वो, मेरे से ज्यादा कोंढाणा को कौन समझता है। उन्हें कहा नहीं नहीं, पहले आप शादी निपटाओ, उसके बाद बात करेंगे, अभी तो कोंढाणा। बोला ना, पहले शादी कोंढाणा की, बाद में रायबा की। रायबा उनके बेटे का नाम था, और तानाजी मालुसरे शहीद हो गए। उनकी बेटी की शादी में छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं जाके बैठे। ऐसा चलता है साम्राज्य, ऐसी होती है तरक्की। लोग वो होने चाहिए, पहला लग्न CWC का, बाद में किसी रिलेटिव का। लेकिन फिर हर नेता के यहाँ शादियों के इनविटेशन कम होते क्या? शादी के सीजन में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास 50 इनविटेशन रोज के नहीं होते होंगे। तो ऐसे ही शादी ब्याह, इसमें यदि आप चलती जाओगे, बर्थडे नहीं, पूरे दिन करो, 365 दिन करो ना। CWC में, इस प्लानिंग में तो आप बैठते, क्या राहुल गांधी, क्या खड़गे, क्या सोनिया जी, क्या वही कहा। और यदि प्रियंका जी आती तो ये एक नया मैसेज जाता कि घर की शादी छोड़ के आई है। हाँ, घर की शादी छोड़ के आई, यही ये है सिंसियरिटी। तो होता क्या है, आपने जो 35 अब्सेंटी बताए, 35 अब्सेंटी यही बताते हैं कि वो 35 लोग CWC जैसे सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी के मेंबर है, लेकिन उनकी उदासीनता क्या है। आपने सही कहा, यदि वो फिजिकली फिट नहीं है तो उनके जगह किसी फिजिकल फिट आदमी को लाना चाहिए। यदि वो इकोनॉमिकली ठीक नहीं है तो पार्टी ने उनको बुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ। और यदि ये ऐसे कारणों से नहीं आए तो फिर ये पार्टी के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाता। कैसा मैसेज जाएगा? एक आखिरी सवाल, मतलब इतनी चर्चाओं के बाद अभी एक वो बचा रह गया, जो मैं 5-6 पॉइंट्स देखा कल से अब तक 8-9 में। कुछ चीजें बड़ी साहसिक कही हैं। साहसिक तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन जमीन पर आए, राहुल गांधी ने कहा है कि ये ईसाई, सिख, मुसलमान, ये बोलने में आप लोग घबराते हो कि ये बोलेंगे तो एंटी पोलराइजेशन होगा, मतलब ये लगता है ना, मत घबराइए, क्योंकि ये टारगेट किए जा रहे हैं, इनका नाम लेने मत घबराइए। दूसरी बात, आरक्षण पर जब भी झूठ फैलाती है तो खुल के बताइए कि संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, प्रावधान किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, और तब नेहरू ने संविधान में व्यवस्था की इसकी, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसी समय 51, 52, 53 में। ये आप लेकर के जाइए। तीसरी बात, अच्छा, यहाँ पर ओपन कन्वर्सेशन हो रहा था, लोग अपनी आपत्तियां भी या अपने मन के सवाल भी कर रहे थे। ओबीसी, दलित और महिला, इन 3 पर फोकस करिए। इन तीनों को हमें अपने साथ लाना है वापस फिर। दलित और ओबीसी की बात हुई तो खड़गे साहब ने सवाल किया राहुल से। ये अगर ऐसा हो जाए और वाकई खड़गे साहब और राहुल गांधी के मिजाज को, ये नीचे जो सेकंड लेयर है उनके अगल बगल, यही समझ ले। खड़गे साहब ने सवाल किया, कहा कुछ जगहों पे ऐसे मामले आते हैं जहां पर ओबीसी, और बड़ा रियलिस्टिक सवाल था, ओबीसी वर्सेस दलित है, जहां पर ओबीसी वर्सेस दलित, उन्होंने कहा सीधा तो यह है कि जहां पर ओबीसी ही दलित का उत्पीड़न कर देते हैं, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसी वजह से दलित नहीं जुड़ पाते यादव के साथ, या जो है ये पूरा क्लियर समीकरण है ये सवाल। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, कहा इस पर भी हमें मुंह नहीं छिपाना होगा कि हम इस पर मुंह छिपा ले।
हमको उस एरिया जिसका में जाना होगा, उनको उनको साथ लाना होगा, उनको साथ लाना होगा कि ये समझना होगा कि अगर आपस में लड़ोगे तो तीसरा शोषक बैठा हुआ है, वो दोनों को टारगेट पे ले आएगा। तो बड़ा ओपन कन्वर्सेशन कुछ जगहों पर रहा है, बहुत ओपन। राष्ट्रवाद, ये उधार के सिंदूर जो ले लेके श्रृंगार कर रहे हैं, अपना अपना सिंदूर अपने घर में लाइए, ये सीधी चर्चा हुई। ये पटेल साहब कौन है? इसीलिए सन 1948 की चिट्ठी की कल चर्चा हुई, प्रस्ताव में शामिल किया गया, जिस चिट्ठी में सरदार पटेल ने ये लिखा कि ये प्रतिबंध लगा, जब 4 फरवरी को संघ पर प्रतिबंध लगाया सरदार पटेल ने, सरदार ने प्रतिबंध लगाया। 8 फरवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इसकी चर्चा की सरदार पटेल ने कि ये जो मानसिकता है आपके गोडसे वाली, पीछे वाले मातृ संगठन की, ये कह रहे हैं कि नेहरू और पटेल को फांसी पे लटकाओ। अब सोचिए आप, जिसको 1948 में फांसी पे लटकाने मांग कर रहे थे, आज उसको कह रहे हैं हमारे नायक हैं। नहीं देखिए क्या है, देखो संघ के साथ प्रॉब्लम है आशीष। संघ के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास विरासत नहीं है। 100 साल आपको हो गए, आपके पास 100 साल हो गए, लेकिन आजादी के पहले 25 साल जो थे, क्योंकि हम 75वां साल मना रहे हैं आजादी का, तो पहले 25 साल जो थे जहां आपका संगठन बन रहा था, तो आपने तब कांग्रेस का विरोध किया, गांधी का विरोध किया, आपने मुसलमानों का विरोध किया, तो आपने अंग्रेजों का साथ दिया। अब 100 साल में आपके पास सेलिब्रेशन करने के लिए कोई नहीं, आपके पास कोई ऐसा महानायक नहीं है, तो आपको सारे उधार के लेने पड़ते हैं। आपको भगत सिंह भी लेना पड़ता है। भगत सिंह वामपंथी विचारधारा के थे, कहां से हो गए इनके? ठीक है, सरदार पटेल ने इन पे बैन लगाया था, अब ये पटेल पटेल करते हैं। महात्मा गांधी की तो हत्या में ही, मतलब संघ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन चर्चा तो थी, तब केसेस तो लगे थे, संघ बरी हो गया। लेकिन नथुराम गोडसे, सावरकर, संघ, इनका नेक्सस क्या था? नेक्सस होना ही मैं उसमें नहीं मानता, मैं न्यायपालिका को मानता हूं, चलो ठीक है, छोड़ दिया तो नहीं होगा कुछ, लेकिन चर्चा तो थी। चर्चा क्यों थी? नेहरू की तो चर्चा नहीं थी गांधी की हत्या करवाने में, सरदार पटेल की तो चर्चा नहीं थी, जबकि पटेल जी के कई विचार गांधी जी के गले नहीं उतरते थे। गांधी जी को कई जगह पटेल मना करते थे कि नहीं बापू ये नहीं होगा। तो लेकिन नाम तो किसी और का आया। तो ऐसे में अब मैं आपको और इजी भाषा में बताता हूं, क्योंकि आप भी कई चैनल लॉन्च करे हैं आपने। जब नया चैनल लॉन्च होता है तो उसके पास फुटेज नहीं होता पुराना। भाई वो इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, या जो पुराने, तो आपके पास तो कुछ है नहीं। जब उसका रेफरेंस आएगा तो आप क्या दिखोगे? तो आप जो एस्टेब्लिश चैनल है वहां से फुटेज खरीदते हैं या जुगाड़ से ले लेते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के तो मित्र होती है चैनल में, यार जरा थोड़ा सा फुटेज दे दे मुझे। इंदिरा गांधी का जो उड़ीसा का आखिरी भाषण था, मेरी आखिरी कतरा इस देश के लिए, वो यार बड़ा जरूरी है, लेते हो ना, दूरदर्शन से खरीदते हैं आप। ये ऐसा ही संघ का है। संघ आया सत्ता में, लेकिन विरासत में 0 सन्नाटा है। तो फिर ये उधार पर पटेल भी हमारे, ये नेहरू को भी अपना लेते यदि नेहरू गांधी परिवार के नहीं होते। नेहरू के नाम से गांधी परिवार नहीं होता, क्योंकि नेहरू का अपनाना मतलब गांधी परिवार को अपनाना, जिसका मतलब कांग्रेस को अपनाना। इसलिए नेहरू को गालियां पड़ती है और कुछ नहीं। ये नेहरू जी को भी अपना लेते। तो तमाम आजादी के जो हमारे सिपाही है, सब अब संघ के पैटर्नाइज। बाबा साहेब आंबेडकर को अपनाते हैं। उसी नागपुर में संघ है, उसी नागपुर में बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। वो चल जाते हैं इनको। और किसी ने कहा कि भाई राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, ऐसा आरोप लगता है कांग्रेस पे, और उसका लीडर ऑफ अपोजिशन जाता है मंदिर में, तो आप मंदिर धोते हो। और तो फिर आंबेडकर को पूजने का अधिकार ही नहीं आपका। नहीं। तो आंबेडकर को पूजने के बाद क्या आके गंगा से स्नान करते हो क्या? उन्हें तो सर, मतलब इतनी विसंगतियां है, यदि विसंगतियों में बात करें तो 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया। तो कुल मिलाकर
ये जो अच्छा, दूसरी बात है कि कांग्रेस ने कभी कैश करने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहला कैश ट्रांसफर जो मोदी जी कहते हैं कि मैंने कैश ट्रांसफर करवाया, सबसे पहला कैश ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में हुआ था, मनमोहन सिंह के समय हुआ था। मनरेगा किसका है? मनमोहन सिंह का था। जिस मनरेगा को कांग्रेस के मनरेगा को ये गाली दे रहे थे, उसी मनरेगा ने इनको बचाया। ऐसे कई जगह मैं आपको बता दूं कि जहां लगातार कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लगा ये करना है, अपनी ड्यूटी है भाई। आप न्यूज चैनल चला रहे हैं आशीष जी, आप सुबह आते हैं, स्टोरीज तय करते हैं, आप कौन कब क्या बोलेगा ये तय करते हैं। अब इसका आप मार्केटिंग थोड़ी करोगे। और फिर पूरा परिवार आप कहना शुरू कर दोगे कि भाई क्या सुबह से आता हूं, देखिए मैंने इतना काम किया। अरे भाई आपका चैनल है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर मेरा देश है, इस मेरे देश के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो मैंने इतने रोजगार दिए। अरे कौन से रोज? अरे भाई देने मतलब देना ही पड़ता। आप देश चला रहे हो, अपने घर में चला रहे हो, तो अपने घर में देते तो कहते कि देखो मैंने 3 ड्राइवर घर में रखा है, 2 आदमी को झाड़ू पोछे के लिए रखा है, 1 डस्टिंग पे रखा है। मैंने कहा आपने लोगों को कैश ट्रांसफर कर दिया, किसानों को दे दिया, तो आपने कौन से तीर मारा? मैं तो अजीत प्रेम जी या फिर मैं रिलायंस या बाकी कंपनियों को मानता हूं, उन्होंने कम से कम डोनेशन तो दे दिया, सीएसआर के नाम से तो कुछ पैसा दिया, उनने अपना कमाया हुआ पैसा दिया। आप तो हम लोगों के खून पसीने के पैसा बांट रहे हो और ऊपर से डंका बजा के बोलते हो कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे बाप रे बाप। और यदि चाय बेचते बेचते आप इतना कर लोगे तो भाई हम तो सब छोड़ के चाय बेचने लगे कल से। नहीं तो सब चाय बेचने लगेंगे, पीने वाला ही कोई नहीं रहेगा, सब चाय बेचेंगे, खुद बनाएंगे खुद पिएंगे। किसको बेचा? अपने आप को बेच लिया। खैर, बेचने खरीदने के इस सिलसिले को रोक पाएंगे कांग्रेस के लोग? नहीं रोक पाएंगे। इस अधिवेशन पर नजर बनी हुई है हमारी भी। और अभी आज शाम का सत्र समाप्त होने के बाद एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे एनालिसिस करने के लिए कि क्या क्या हुआ है, क्या, और पूरा जैसे बही खाता बनता है ना मैनिफेस्टो का, वैसे ही कि क्या क्या संकल्प लिया गया है, और महीने भर बाद उन संकल्पों की समीक्षा भी करेंगे। अभी कांग्रेसी तो नहीं करेंगे तो हम लोग तो करेंगे भाई, हम लोग के पास टाइम भी यही हमारा टाइम इसी और है, और हमारा दूसरी काम बात भी है, सत्ता के खिलाफ, सत्ता को सवाल हम पूछते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये लोकतंत्र का जो रथ है, इसके 2 पहिए हैं। तो एक पहिया विपक्ष का भी है, जिसको मोहन भागवत जी प्रतिपक्ष कहते हैं। आप विपक्ष कहे, प्रतिपक्ष कहे, दुश्मन कहे, शत्रु कहे, सत्ता पक्ष के साथ वो बराबर चलता है। यदि वो आड़ा टेढ़ा हो गया, सवाल उस पर भी उठेंगे। सवाल उस पर भी उठेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो उनकी जरूरत है। तो लोकतंत्र का एक पहिया यदि खराब हो जाए तो उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। पैर के अंगूठे में चोट आई इसलिए आदमी निग्लेक्ट नहीं करता। दर्द वो उतना ही देता है जितना दांत में या आंख में दर्द हो। या आंख मेरे सर पे है या आंखों मेरे चेहरे पे है इसलिए मैं उसको केयर करूंगा, और अंगूठा पैरों पे इसलिए नहीं केयर करूंगा। ये मनुस्मृति नहीं है कि दलित पैरों से निकले तो उनको लताड़ दो ना। ये शरीर है, तो ये लोकतंत्र भी एक शरीर है। तो इसमें हर पुर्जा जहां तकलीफ है वहां सवाल पूछेंगे। तो काम ही सवाल पूछने का है, पत्रकारिता में आए तो यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। यही हमारा मिशन है। वही काम है, तो ये भी करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर में फिर मिलेंगे, भाव साथ होंगे। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।